नमस्कार साथियों, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर है 11th चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। हमने फर्स्ट 2 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें आपने मेनली नॉन लिविंग एंड लिविंग्स में डिफ्रेंशिएट किया, और इसके जो भी लिविंग के डिफ्रेंशिएट किया, लिविंग एंड नॉन लिविंग्स, एंड जो भी लिविंग के कैरेक्टर्स हैं वो आपने बहुत अच्छे से पढ़े और समझे। ठीक, आगे फिर उसके बाद इसी में आपने बायोडाइवर्सिटी पढ़ी होगी, और जो भी क्लासिफिकेशन होते हैं, जो भी डाइवर्सिटी, जो भी इकोनॉमिकल एक्ट, उसके बारे में मुझे आपने पढ़ा होगा। ठीक, चलिए आगे। सेकेंड चैप्टर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट चैप्टर हमेशा की तरह एक इंट्रोडक्टरी होता है, सेकेंड चैप्टर ही हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। उसी तरीके से बायोलॉजी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, जो कि हम इसको न्यू कह सकते हैं। ठीक, इसको न्यू कह सकते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया गया। ठीक, अलग अलग तरीके से किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए। जैसे सबसे पहले एरिस्टोटल ने किया। सेकंड है लीनियस, साहब ने 2 किंगडम दिया, 2 किंगडम। फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर्थ। ठीक, ये हमारे लीनियस साहब ने दिया था। सेकंड हमारे हीकल सर ने दिया था। फोर्थ है हमारा कोपलैंड सर थे, उन्होंने दिया। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसका एनसीईआरटी में जिक्र किया गया। ये नहीं था पहले के नीट के पेपर में, 2020 से पहले भी इनका जिक्र होता था, पर अब ये जब से एनसीईआरटी बेस हुआ नीट का एग्ज़ाम, तब से ये चीज़ें नहीं आती। बस एक बार ये आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया जाता है कि आप बस एक बार रिमाइंड करो, नहीं तो पहले एकदम डिटेल में पढ़ा जाता था। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक, इसकी अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट किंगडम मोनेरा। ठीक, सेकंड बात करूँ तो क्या, प्रोटिस्टा। थर्ड बात करूँ तो फंगी। एंड फोर्थ है प्लांटी कहो या प्लांट किंगडम कहो। ठीक, फिफ्थ है एनिमेलिया। ये आपने अब तक पढ़ा हो। ठीक, और इसमें आपने इस सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने मोनेरा बहुत अच्छे से पढ़ा हो। मोनेरा में आपने आगे आर्ची बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा। प्रोटिस्टा में आपने यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स के बारे में पढ़ा होगा, फंगी के बारे में पढ़ा होगा। फिर यहाँ से इसके बाद कुछ असेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ठीक, असेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग। जैसे आपने वायरस पढ़ा होगा, विरियंस पढ़ा होगा, वीरोइड्स पढ़ा होगा। ठीक, ठीक, फिर उसके बाद प्राइम्स पढ़ा होगा। ये जस्ट मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि आप बस एक बार एक आउटलाइन बन जाए, क्योंकि इससे अगला ही नेक्स्ट चैप्टर जो भी प्लांट किंगडम है वो रिलेटेड है। ठीक, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक, चलिए आगे। अब नेक्स्ट चैप्टर जो भी हमारा थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम को हम इसको पूरा ही हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारा फोर्थ चैप्टर है ये एनिमेलिया, इसको डिस्कस करेगा। ठीक, जो एनिमल किंगडम के नाम से हमारा फोर्थ चैप्टर है। ठीक, चलिए आगे।
अब हम बात करते हैं हमारे प्लांट किंगडम की। हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्लांट किंगडम। ठीक, प्लांट किंगडम की बात करें कि जो अब तक हमने किंगडम के बारे में पढ़ा, ठीक, अब हम इसके आगे अब हम इसको और डिवाइड करेंगे और अब हम इसमें क्या डिविजन्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जो भी प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम को आगे फिर 5 अलग अलग भागों में अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एल्गी, सेकेंड ब्रायोफाइटा, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। ठीक, ये आप नोट कर लेना, हालांकि हम नोट्स में लिखेंगे, आप उसको ऐसे ही एज इट इज भी नोट्स की तरह आप लिख भी सकते हैं। ठीक, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक, फोर्थ हम बात करें तो जिम्नो स्पर्म, फिफ्थ बात करें तो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मोस्ट एडवांस प्लांट ऑन अर्थ। एंजियोस्पर्म सबसे मोस्ट एडवांस होते हैं। जैसे ह्यूमंस की जैसे एनिमल्स की कैटेगरी में ह्यूमंस है, उसी तरीके से प्लांट की अगर बात करें तो इनमें एंजियोस्पर्म्स मोस्ट एडवांस है। ठीक, एल्गी के बारे में हम पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे और एंजियोस्पर्म्स के बारे में। और पूरे इस चैप्टर में हम इन पांचों को ही डिस्कस करेंगे और इसके बाद एक लाइफ साइकिल आती है, ठीक, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इस टाइप की अल्ट्रेशन ऑफ इंच। ठीक, चलें अब इसमें छोटे से टॉपिक है कि जो भी ये क्लासिफिकेशन किए गए हैं, जो भी ये क्लासिफिकेशन किए गए हैं, चाहे एल्गी है, चाहे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनके एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक, कि या आपने किस मेथड पे क्लासिफाई किए हैं। जैसे हमने सेकंड चैप्टर की बात करी, सेकंड चैप्टर में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। उन्होंने एरिस्टोटल का बताया था, लिनियस का बताया था। ठीक, उसी तरीके से हमने एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया उसका ही सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक, देखो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन, ठीक, हमने जो भी प्लांट किंगडम को एल्गी से एंजियोस्पर्म तक क्लासिफाई किया गया है, उसके क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक, उसके क्या क्या मेथड्स। ठीक, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक, अब हम वन बाय वन एक एक क्लासिफिकेशन को पढ़ते जाएंगे। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें तो, ठीक, बात करें तो आप इसका एडिटेड लिख भी सकते हैं। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, देखो फर्स्ट सिस्टम की बात करें तो आर्टिफिशियल सिस्टम है। फर्स्ट है आर्टिफिशियल सिस्टम। सेकेंड की बात करें तो नेचुरल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम। थर्ड है फाइलोजेनेटिक, फाइलो
नाइट्रोजन है। ठीक, अब हम वन बाय वन इसको देखते हैं कैसे। फर्स्ट है आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम जब टू किंगडम दिया था लीनियस साहब ने, उसी समय ये भी है। ठीक, तो इसको सबसे पहले जो भी चीज दी जाए तो उसका साइंटिस्ट का नाम लिख लो, गिवन बाय लीनियस, गिवन बाय लीनियस। अब ये देखो, ठीक, जो भी आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था वो उसका बेसिस क्या था। ठीक, तो ये देखो, बेस्ड ऑन based on superficial morphological character, morphological characters कि जो भी हमारे सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो भी हमें बाहर से दिखाई देते हैं उसी के ऊपर ये बेस्ड था। अब कौन कौन से दिखाई देते हैं, जैसे कि प्लांट सबसे पहला किस हैबिट में रहता है, सेकंड प्लांट का कलर क्या है, थर्ड नंबर एंड शेप ऑफ लीफ। ठीक, इन्हीं के ऊपर बेस था। जो भी ये आर्टिफिशियल सिस्टम दिया गया था वो इन सभी के ऊपर ही बेस था ये। और इसको हम एक दूसरा नाम भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी कहते हैं, और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। ठीक, ठीक, अब इसके ठीक, अब इस ये जो भी आर्टिफिशियल इन्होंने सिस्टम दिया था लीनियस साहब ने, इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जो हमारी बुक में एडिटेड दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये शायद यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, एक बार आप ये भी देख लीजिए किसके क्या क्या ड्रॉबैक थे। ठीक, देखो सबसे पहला ड्रॉबैक था सेपरेटेड। इन्होंने क्या किया कि सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड, separate the closely related species since they were based on few characters। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी ये इसमें आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या, जो भी प्लांटों का वे जो भी सेपरेट किया गया, वो जो भी रिलेटेड स्पीशीज है, जो भी क्लोजेस्ट रिलेटेड स्पीशीज है, उनको भी क्या सेपरेट क्या कर दिया गया, वो भी किसके ऊपर, फ्यू कैरेक्टर्स के ऊपर। जो भी वो फ्यू थोड़े से ही कैरेक्टर थे उसी के बेस पर जो भी एकदम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थे उनको सेपरेट कर दिया गया। सेकंड है कि जो भी इन्होंने वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स या रिप्रोडक्शन, इनको इन्होंने इक्वल इम्पोर्टेंस दी। ठीक, ये भी एक ड्रॉबैक था। ठीक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या वेरिएशन होते हैं, आगे देखो। ठीक, और सबसे मेन इसकी ड्रॉबैक था कि जो भी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे ये क्या इन्वायरमेंट के
इन्वायरमेंट से अफेक्ट होते हैं। जैसा इन्वायरमेंट है वैसा उनका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होता है, जबकि ठीक जो भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट के, वो इन्वायरमेंट से इफेक्ट नहीं होते। ठीक, वो इन्वायरमेंट से अफेक्ट नहीं होते। सीधी सी बात है, जब स्प्रिंग का मौसम होगा बहुत पत्तियां आएंगी, जब ऑटम का होगा सारी पत्तियां चली जाएंगी। तो बेसिक कैरेक्टर्स तो ये तो खत्म ही हो गया। ठीक, नॉट इन्वायरमेंटल अफेक्ट। ठीक, परंतु जो भी हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो चाहे कैसा भी वेदर हो या कैसा भी इन्वायरमेंट हो, वो उसको कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा। जो मेल हैं कैरेक्टर्स वो मेल ही होंगे, जो फीमेल के हैं कैरेक्टर्स वो फीमेल ही होंगे, उनका इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक, ये यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं। सेकेंड सिस्टम आता है। ठीक, और इसी तरीके से अब अगर आप देखोगे तो इन्हीं सभी तरीकों से आप देखोगे तो क्या ये एक आपस में क्या एक आर्टिफिशियली तरीके से दिखाई देते हैं। ये क्या दिखाई देते हैं? आपस में आर्टिफिशियल और अनरिलेटेड दिखाई देते हैं। ठीक, इसी कारण ये अनरिलेटेड कि आपस में एक दूसरे से कोई रिलेटेड ही नहीं है। ठीक, unrelatedness in this system ठीक, इसमें अनरिलेटेड दिखाई देती है। ठीक, अनरिलेटेड दिखाई देती है इसीलिए आर्टिफिशियल हो जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, चले आगे। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक, अब तो ये नहीं है, नीट के एग्जाम में भी नहीं आता है, बस एक बार आपको इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ा दिया जाता है। ठीक, चले आगे देखो। ठीक, ये गिवन बाय, सबसे पहले हमेशा की तरह जिस साइंटिस्ट ने दिया है उनका नाम लिख दो। गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड हुकर। गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। ये क्या आपके रॉयल बॉटनिकल गार्डन था, रॉयल बॉटनिकल गार्डन में, ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो ब्रिटेन में है। ठीक, वहाँ के ये क्या साइंटिस्ट थे, और वहाँ इन साइंटिस्टों को क्या कहा जाता है? क्यूरेटर कहा जाता है। वहाँ पर ही इन्होंने अपना पूरा काम किया था और वहीं से इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक, इन्होंने दिया था। ठीक, इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने सबसे पहली चीज बेस्ड ऑन नेचुरल कैरेक्टर्स, कि जो भी प्लांट के नेचुरल कैरेक्टर्स हैं उसी के ऊपर ये सारी चीजें बेस्ड थी। बेस्ड ऑन नेचुरल कैरेक्टर्स, या अगर हम बात करें तो एफिनिटीज। ठीक, जो भी ऑर्गेनिज्म में नेचुरल कैरेक्टर्स हैं या एफिनिटीज हैं उनके ऊपर बेस्ड था। ठीक, फिर सबसे अच्छी चीज थी कि दे गिव equal importance, they give equal importance इंटरनल एक्सटर्नल, जो कि लिनेस साहब ने किया था, एक्सटर्नल को इम्पोर्टेंस दिया था परंतु उन्होंने इंटरनल को टोटली इग्नोर कर दिया था। दे गिव अ इंटरनल एंड इंटरनल फीचर्स
फीचर के बजाय करेक्टर लिखूंगा ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक, करेक्टर्स कि इन्होंने क्या दे गिव इक्वल इम्पोर्टेंस एक्सटर्नल एंड इंटरनल करेक्टर्स, यानी इन्होंने दोनों को ही इम्पोर्टेंस इक्वल इम्पोर्टेंस दी थी, परंतु जो भी हमारा आर्टिफिशियल में जो लीनियर साहब थे उन्होंने क्या इक्वल को ही दी थी, एक्सटर्नल को उन्होंने टोटली इग्नोर कर दिया था। ठीक, अब कौन कौन से करेक्टर्स हैं देखो, जो भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री अमंग द फाइटोकेमिस्ट्री। और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है इस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, ये अप्लीकेबल ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स। दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम applicable only flowering plant, ये applicable होता है सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट पर। ठीक, ये सारी चीजें थी। ठीक, थर्ड है, अब तक हमने ये दो सिस्टम पढ़ लिए हैं क्लासिफिकेशन के। थर्ड है हमारा इम्पोर्टेंट है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, चलिए देखो फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है कि फाइलोजेनेटिक का मतलब कि जो भी हमारे पूर्वज हैं उनसे कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक, अक्सर अमूमन जब भी कोई भी हमारी फैमिली गैदरिंग होती है, ठीक, कोई भी हमारी फैमिली गैदरिंग होती है उसमें हमारे जितने भी रिश्तेदार आते हैं वो सब आपस में बैठते हैं और सारे एक दूसरे रिश्तेदारों की वो क्या कॉमन एंसेस्टर के बारे में बात करने लग जाते हैं कि हमारी वहाँ से रिश्तेदारी है, हमारी वहाँ से रिश्तेदारी। तो वो सभी आपस में इस तरह करने से क्या एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। उसी तरीके से इन प्लांटों में भी करने की कोशिश की गई है। ठीक, चले आगे देखो उसी के बेस पे किया गया है। देखो आगे ऑर्गेनाइज प्लेस in one group, place in one group have a common ancestor। तो जो भी हमारे पूर्वज हैं। ठीक, चलिए अब इसमें भी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में भी 3 टाइप के दिए गए हैं। कौन कौन से हैं देखो एक बार। सबसे पहला है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से आप क्या समझते हैं? न्यूमेरिकल का क्या मतलब? मैथमेटिकल हो गया। न्यूमेरिकल से अब तक क्या आप मैथमेटिक्स ही तो समझते हो ना। ठीक, वो चीजें हैं। ठीक, देखो आगे इसमें क्या किया जाता है कि जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं इसमें एक कंप्यूटर की हेल्प ली जाती है। जितने भी हमारे ऑर्गेन होते हैं जो उनके कैरेक्टर्स बोलो या ट्रेट बोलो, जेनेटिक्स में आपने 10th क्लास में पढ़ाई होगा। एक ट्रेट शब्द जान सभी आप लोग फेमिलियर इस सबसे, इस वर्ड से। ट्रेट यानी जितने भी कैरेक्टर या ट्रेट हैं उनको कंप्यूटर की मदद से एक कोड दिया जाता है, बारकोड जैसा एक कोड दिया जाता है। ठीक, उस कोड को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है, गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू अदर ट्रेट्स। कि जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको कोड दिया जाता है, उनको सबको ही इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है और इक्वल इम्पोर्टेंस देने के बाद उनको
कंप्यूटर से रन करा दिया जाता है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या रन करा दिया जाता है। ठीक, इसमें हम बात कहें तो बायो इन्फॉर्मेटिशियन की हेल्प से ये सारी चीज़ें की जाती हैं। जो भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स है उसमें आप आगे जब पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आएगी। ठीक, ये कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है। ठीक, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम, ठीक, ये कंप्यूटर के और जितने भी हमारे कैरेक्टर्स आते हैं उनको कोड दिया जाता है। कोड देने के बाद सबको ही इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे किसी का कलर हो गया, किसी की लंबाई हो गई, किसी के शरीर का आकार हो गया, जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उनको इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। इक्वल इम्पोर्टेंस देने के बाद फिर वो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम से क्या रन कराया जाता है। फिर उसके बाद जो भी टेक्सोनॉमी के थ्रू जो भी सिमिलरिटीज आती हैं या डिससिमिलरिटीज आती है उसके बेस पर उनको क्या कैरेक्टराइज किया जाता है। ठीक, चले आगे। यानी कुल मिला के पार्शियलिटी कहीं भी नहीं होती इसमें। ठीक, चले आगे। सेकंड है हमारा साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी या हम इसका दूसरा नाम भी बोले तो कैरियोटैक्सोनॉमी। कैरियोटैक्सोनॉमी इसमें क्या होता है, एक मिनट पेज में नीचे करना। ठीक, इसमें क्या किया जाता है साइटोटैक्सोनॉमी में, जो भी हमारी सेल की होती है सबसे पहले बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन हमारी जो भी हमारी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होगी उसके ही बेस पर किया जाता है। अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, सबसे पहले साइटो का मतलब क्या होता है सेल, कि जो भी सेल है, ठीक, सेल में क्रोमोसोम नंबर क्या है, क्रोमोसोम नंबर ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। ठीक, क्रोमोसोम नंबर क्या है, उन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है और स्ट्रक्चर के साथ साथ उनका बिहेवियर क्या है। ठीक, बिहेवियर क्या है, ठीक, इसी के बेस पर किया जाता है। ठीक, ये हो गई हमारी साइटोटैक्सोनॉमी। एक नेक्स्ट है हमारा कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो का मतलब किससे है, केमिकल से। आप सभी को पता होगा कि जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं कुछ ना कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, उनके बेसिस पर ये टैक्सोनॉमी की जाती है। देखो, यूज कहो या बेस्ड कहो, बेस्ड ऑन केमिकल constitute based on chemical constitute of plants। ठीक, जिसको हम क्या प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी पढ़ते हैं, बोलते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा प्लांट वाले, उसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले में शायद एक दो सबसे आप अगर फैमिली हो तो, कि जो भी हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं, जो भी जितने भी प्लांट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज करते हैं और वो केमिकल उनके क्या कुछ यूजफुल होते हैं, कुछ यूजफुल नहीं होते हैं। ठीक, परंतु अगर ह्यूमन की नजरिए अगर ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। उन्हीं को क्या मेटाबोलाइट्स बोल दिया जाता है। ठीक, जैसे जो भी उनके लिए यूजफुल नहीं होते पर हमारे लिए यूजफुल होते हैं वो क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। आपने एल्कलॉइड का नाम सुना होगा, टर्पेनॉइड्स का नाम सुना होगा, ब्रेसनोस्टेरॉइड का नाम सुना होगा, ये सारे सेकेंडरी
मेटाबोलाइट्स होते हैं जो भी प्लांट्स होते हैं वो रिलीज करते हैं। आपने रबर के बारे में सुना होगा, गम के बारे में सुना होगा, ठीक, ये सारी चीज़ें रिलीज करते हैं उन्हीं के बेस पर, यानी जो भी ये क्या उन्हीं के बेस पर, यानी ये क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं, जो भी ये प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होते हैं उस बेस पर क्या इनकी टैक्सोनॉमी की जाती है। ठीक, ये अब तक हमने अपने चैप्टर में ये पढ़ा, ये फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्शन ये था। ठीक, अब हम